नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं, जो आप लोगों का कमेंट्स आ रहा है लगातार, बहुत अच्छी बात है। सजेशंस देते रहिए आप लोग, बहुत ज़रूरी है सजेशंस। देखिए, मैंने दो टॉपिक ऐसे ही रैंडमली डाला था, एक एपोप्टोसिस था और एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर मैंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट समझाया था। वो अभी आधा अधूरा है, उसको दो और बताना है। उसमें हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है और एवेरी और ओसवाल्ड का भी एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था। है क्या कि दोस्तों, बिल्कुल परेशान मत होइए, लेक्चर आपके अपलोड होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत शोर शराबा होगा, इसलिए जो है मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही टाइम मिल रहा है, जैसे देखिए अभी ये रात के बज रहे हैं, अभी 2:30 बज रहे हैं, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सब कुछ टाइम पे होगा, थोड़ा डिलेड मिलेगा, बट बिलीव मी, मेरे पास 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैं टाइम मैनेजमेंट बच्चों को सिखाता हूँ और मैं खुद करता हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ खुद में भी, आप भी कर लोगे, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा कि आप सिस्टमेटिकली वीडियो नहीं बना रहे हैं सर। लीजिए जी, आपकी बातें सर आँखों पर, हम अब सिस्टमेटिक बनाना शुरू करते हैं। मैंने सबसे टफ टॉपिक उठाई है इस वक्त, और वो टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, राइट। अब ये सिस्टमेटिकली चलेगा। अब मैं बायोकेमिस्ट्री ख़त्म कर लूँगा जी, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तभी मैं पढ़ाऊँगा आपको, चाहे वो आपका सेल बायोलॉजी हो, चाहे वो आपका कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, राइट। तो उसको मैं जो पढ़ाऊंगा वो अब टाइमली पढ़ाऊंगा और सिस्टमेटिकली पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग सिस्टमेटिकली चलते हैं, जो कि इसमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल। चलिए निकालिए जल्दी से कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, नोट करना स्टार्ट करिए। अभी ये डिटेल्ड वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर पहले आप बेसिक सी चीज़ें जानिए कि है क्या। ये दिखने में बड़ा आसान लगता है कि भाई चलो स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं किसी भी बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल का, राइट। अब इस पे आप ध्यान दीजिए, क्या होता है ना, गलती आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब आप सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, राइट। सिलेबस क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप चल नहीं रहे हैं। ये मांग क्या रहा है, ये डिमांड कर रहा है आपसे सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब क्या करते हैं ना, कई लोग मेटाबॉलिज्म भी पढ़ने लगते हैं इसमें। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी पढ़ने लगते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग स्टेप है। मेटाबॉलिज्म से सवाल नहीं आया है, आप कितना भी सवाल उसमें से उठा के देख लीजिए, मेटाबॉलिज्म से कोई क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। अब जैसे इसमें मैं पूरा पढ़ाऊंगा अभी आपको क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा डील करेंगे। इसमें है क्या कि बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल जितने भी एनर्जी प्रोवाइडिंग जो आपके सेल के अंदर हैं, ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर्स, राइट, मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कहीं ना कहीं बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स, राइट, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल टर्म को जिसने दिया था, टर्म या फिर कह सकते हैं इन्वेंटरी, ये नोबेल लॉरेट थे वो, उनका नाम था हरमैन, HERMAN, हरमान। पूछ देता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, रेजिस्टेंस बनाने के लिए बच्चों का सिलेक्शन किसी न किसी तरीके से रोकना है, तो आपको तो जो है कहीं ना कहीं से रोकने की कोशिश करेंगे वो, तो साइंटिस्ट का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, हरमैन, इनका पूरा नाम क्या है, स्टॉडिंगर, ठीक है, ये है इनका नाम। तो है क्या कि इसके अंदर जो टॉपिक्स हम लोग डील करते हैं ना, वो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, वो क्या क्या हैं, तो वो देखिए, वो आपके हैं कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद दोस्तों हैं फैट्स। फिर उसके बाद ये जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ टॉपिक का आपको, ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है एक एक टॉपिक को डिटेल में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिर उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट से भी सवाल आ जाते हैं, और इसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें आपका केमिस्ट्री का भी एक पोर्शन कवर हो जाए, राइट। तो इससे मैं 2 चीज़ें टारगेट कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, ठीक है, फैट्स, फिर उसके बाद प्रोटीन्स, सब डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइए। मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपके यही आएंगे। प्रोटीन्स के बाद क्या आएगा आपका, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल हो गए। सर बैलेंस डाइट में तो आपका विटामिन्स भी आता है, विटामिन्स क्यों नहीं इंक्लूड हुआ, विटामिन्स इंक्लूडेड है किसमें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा कोएंजाइम्स, विटामिन एज अ कोएंजाइम्स की तरह आपको पढ़ना है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। विटामिन क्या है, वाइटल एमीन्स,
राइट, वाइटल एमीन्स, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बॉडी को, राइट। इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे ए, डी, ई और के, ये कौन से विटामिन हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ठीक है। ये तो छोटे बच्चे भी बता देंगे, ये तो छोटे बच्चे भी बता देंगे, हम लोग इसका पूरा पढ़ेंगे कि विटामिन ए बॉडी में सिंथेसाइज कैसे होता है, ठीक है। फिर विटामिन ए जो है, फिर विटामिन डी, ठीक है, फिर उसके बाद विटामिन ई और विटामिन के, इसका तो पूरा हम लोग थ्रोम्बोसिस वगैरह सब देखेंगे, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, हम तो सब देखेंगे इसके बारे में, लेकिन इसको हम लोग अलग से डील करेंगे, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, और याद रखिएगा स्ट्रक्चर और फंक्शन पे आपको प्राइमरीली फोकस करना है, न कि आप घुस जाएंगे मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को पढ़ा जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको CSIR नेट वाले बच्चे ज़्यादा टारगेट करते हैं, या फिर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये सब सवाल आएगा। इसमें नहीं, वही पढ़िए जितने की ज़रूरत है। होता क्या है, ये होती बहुत इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स गलत कर देते हैं आप, ठीक है। म्यूटा रोटेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं आप कार्बोहाइड्रेट्स में। फिर उसके बाद आप फैट्स में आप बहुत जगह सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, किंक्स, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, तो ये कई बार आप भूल जाते हैं। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में प्रोटीन से होने वाली कमी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स में तो वैसे सारा खेल अमाइनो एसिड्स बिगाड़ती है। चलिए हम बात करते हैं अभी पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। चलिए कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में ना बेसिकली जो हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे पहले सबसे मोनोसैकेराइड्स के बारे में, राइट। अगेन आपको उतना ही पढ़ना है जितने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोनोसैकेराइड्स के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। अब पूरा हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या है, ग्लूकोज पढ़ेंगे, फ्रक्टोज पढ़ेंगे, राइट। फिर उसके बाद सुक्रोज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, और क्या क्या स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, देखिए और लंबे में चले जाइए। देखिए हम लोग ग्लाइकोजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंस है इसका। पेप्टाइडोग्लाइकन सुना है ना आपने? कहाँ सुना है पेप्टाइडोग्लाइकन? पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ सुना है आपने? बैक्टीरियल सेल वॉल में पढ़ा है ना आपने, राइट। चलिए नहीं पढ़ा है तो मैं तो वैसे पढ़ाऊंगा ही माइक्रोबायोलॉजी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियोस अब आपको टाइम से मिलेंगी, परेशान मत होइए। थोड़ा 2-2 दिन 3-3 दिन डिले करके मिलेगी, बट कोई बात नहीं है, आपका कवर हो जाएगा पूरा, क्योंकि 5 मंथ्स का टाइम है और इधर थोड़ा डिसबैलेंस चल रहा है, मैं मैनेज कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ना होगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग इग्नोर कर देते हैं, टेस्ट कार्बोहाइड्रेट में, मोलिस्क टेस्ट, राइट। पूरा बताऊंगा मैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट भी बताऊंगा मैं, ठीक है, सब बताऊंगा मैं, सब एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद से इसकी यही 4 वीडियोस आएंगी, कार्बोहाइड्रेट्स पे आएगी, देन पूरी कार्बोहाइड्रेट्स पे, फिर उसके बाद जो है मैं डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट की पहले डालूंगा या न्यूक्लिक एसिड की डालूंगा, ठीक है। पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप पढ़ेंगे क्या, क्योंकि देखिए आप गलती क्या करते हैं, आप सब पढ़ने लगते हैं, सब नहीं पढ़ना है, बस यही इतना डील करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन पढ़ना है, ठीक है। ये आप जानते हैं डी और एल कॉन्फ़िगरेशन, आपने ग्लूकोज का नाम सुना है, उस पर लिखा होता है ग्लूकॉन डी। इस डी का मतलब जानते हैं अब क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक्सप्लेन करूंगा, यूरिन के थ्रू कैसे बाहर आता है, ठीक है। ग्लूकॉन डी कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सब जानते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में जैसे सपोज करिए, माइक्रोबायोलॉजी में कहीं भी प्रोयॉन्स का नाम नहीं दिया हुआ है, प्रोयॉन्स का नाम कहीं नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वायरस, प्रोटोजोआ पढ़ना है, बैक्टीरिया पढ़ना है। वायराइड्स और प्रोयॉन्स को मिस कर दिया है और इससे सवाल बना दिया था, ठीक है, इससे सवाल बना दिया था। क्या सवाल बनाया था? मैड काऊ डिजीज किससे कॉज होती है। चलिए वैसे मैं इसको माइक्रोबायोलॉजी में बताऊंगा, यहाँ बता के मैं गलती ही कर रहा हूँ एक तरीके से, मैशअप मत करिए। आपको मोनोसैकेराइड याद रखना है और ओलिगोसैकेराइड, देन आपका पॉलीसैकेराइड्स, राइट। चलिए अब अगला हम लोगों को प्रोटीन्स के बारे में। देखिए जब भी मैं बात करूँ प्रोटीन्स की, ठीक है, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स, सबसे पहला जो आपका दिमाग में जो ख्याल आना चाहिए वो ये है कि भैया कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड्स की बात होगी, ठीक है। किसकी बात होगी? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। बोलने का तरीका है, कुछ लोग अमीनो बोलते हैं, कुछ लोग अमाइनो बोलते हैं, मैं अमाइनो बोलता हूँ, राइट। अमाइनो एसिड्स,
तो अब क्या है कि प्रोटीन्स, अब देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई छोटा स्ट्रक्चर है ना, उससे होने वाली डिजीज़ का नाम बताइए, आप जल्दी नहीं बता पाओगे। जैसे प्रोटीन की कमी से आप बहुत सारे डिजीज़ का नाम बता दोगे, ठीक है। क्वाशीरियोरकर आपने एक नाम सुना है, प्रोटीन डिफिशियंसी, माल न्यूट्रिशन सुना है आप लोगों ने, तो माल न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए क्वाशीरियोरकर एक प्रोटीन डिजीज़ है, ठीक है, लैक ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ दूं अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी क्या होती है, अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है, देखिए थोड़ा सा आप पॉज करेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, राइट, क्योंकि हमेशा मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग ध्यान देते ही नहीं है। मॉलिक्यूलर लेवल पे मेरा कहने का मतलब है जिस चेन से ये बना है, जैसे अमाइनो एसिड्स यही तो मिलकर के प्रोटीन्स बना रहे हैं, और यही प्रोटीन्स टूटेंगे तो हमें क्या दे देंगे, अमाइनो एसिड दे देंगे। यही प्रोटीन्स जब टूटेंगे तो हमें अमीनो एसिड दे देंगे। अगेन हम लोगों को अमाइनो एसिड का भी टेस्ट पढ़ना है, अमाइनो एसिड्स क्या टेस्ट, फिर प्रोटीन का भी टेस्ट पढ़ना है, राइट। अमाइनो एसिड का पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका ही पढ़ेंगे। अब जैसे ही मैं प्रोटीन बोलूं तो प्रोटीन आया कैसे, देखिए जेनेटिक कोड में मत जाइएगा, जेनेटिक कोड मैं पढ़ाऊंगा आपको, वैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताऊंगा कैसे ये सब एक दूसरे से लिंक हैं, सब बताऊंगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी को अगर आप लिंक करके नहीं पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली आप इस ट्रायंगल को समझिए, बायोकेमिस्ट्री देन सेल बायोलॉजी, ठीक है, देन योर, देखिए इस ट्रायंगल को समझना है आपको, ठीक है, देन इट्स योर बायोकेमिस्ट्री हो गई, सेल बायोलॉजी, देन इट्स योर माइक्रो बायोलॉजी या फिर स्लैश करके मोल बायो, ठीक है। ये कैसे एक दूसरे से लिंक है, अभी देखिए सेल क्या है, सेल में से आपका जैसे सपोज करिए न्यूक्लियस है, राइट, तो न्यूक्लियस क्या करता है ना, अपने अंदर क्या रखा होता है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम से उसका एक सेगमेंट उठाएंगे, ठीक है, तो उसमें से आपको क्या मिलता है, जीन, ठीक है। जीन किसकी यूनिट है, डीएनए की, अभी मैं आपको समझाऊंगा। जीन और डीएनए सेम चीज़ नहीं है, और ये आधी डेफिनेशन भी है कि जीन इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए, बिल्कुल गलत, किसी इंटरव्यूअर के सामने तो बोलिएगा भी मत ये बात, अदरवाइज ही विल पैक योर बैग एंड सेंड यू बैक टू योर होम, राइट, घर जाओ भाई, हमें इंटरव्यू मत दो, ठीक है। ये बहुत गलत डेफिनेशन है, अब थोड़े मैच्योर हो गए हैं, थोड़ा समझिएगा। जीन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोल देना कि डीएनए की है, दिस इज कंप्लीटली अ शॉर्ट एंड वेरी मच मिसगाइडेड डेफिनेशन, ठीक है, बहुत ही गलत डेफिनेशन दी गई है। तो अब देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, लिंक कैसे मैं बताया हूँ। जैसे आप सेल के अंदर गए तो सेल के अंदर क्या था आपके, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए यानी कि जीन है, ठीक है। तो ये आपने सेल से क्या उठाया, आपने न्यूक्लियस उठाया, राइट, न्यूक्लियस के अंदर से आप, तो ये आपके सेल हो गया, और जीन जो है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाएगी, राइट। अब ये डीएनए का क्या होता है ना, रेप्लिकेशन होता है, राइट, रेप्लिकेशन होता है। फिर उसके बाद इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये क्या बनाता है, एमआरएनए, एमआरएनए फिर क्या होता है, ट्रांसलेट होता है तो प्रोटीन बनाता है। अब खेल को समझिए, सारा खेल जो सेल बायोलॉजी से शुरू हुआ था वो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से होते हुए कहाँ चला गया, बायोकेमिस्ट्री पे चला गया। इस ट्रायंगल को समझिए कैसे एक तीनों से कनेक्टेड है। तो मैं जब बात करूँ प्रोटीन्स की, राइट, मैं जब बात कर रहा हूँ प्रोटीन्स की, तो आपको क्या समझना है, आपको ये नहीं समझना है कि प्रोटीन्स की बात हो रही है तो भैया कोई टीआरएनए आएगा, ठीक है, कोई टीआरएनए आएगा इस तरीके से, अभी से इसको मत समझिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ठीक है, दिस इज योर 5 प्राइम, दिस इज योर 3 प्राइम, राइट। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई जो है एंटी कोडान है वो आएगा और आपका जो है सिंथेसिस करेगा, ठीक है, प्रोटीन का। मैं जब बात करूँ प्रोटीन्स की कि प्रोटीन्स बनी क्या, तो वही सिंपल सेंट्रल डोग्मा का आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक, रेप्लिकेशन देन इट्स योर, मैं बता रहा हूँ कैसे आप गलती करते हो, सोचने लगते हो एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के, जो कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। एमआरएनए आपका क्या बनाता है, फिर प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। अब इसका एक एकदम एग्जांपल दे रहा हूँ प्रोटीन्स का। अब प्रोटीन्स में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देख लीजिए, प्रोटीन्स में भी फाइब्रस पढ़ेंगे, फाइब्रस, देन योर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, राइट।
अच्छा देखिए, जब मैं बात करूं, एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, राइट। सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस क्या करती है, सोडियम और पोटेशियम, बस एकदम मोटा मोटा जानिए क्या है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस सोडियम और पोटेशियम साइकिल को रेगुलेट करती है। वो प्रोटीन सेल में आई कैसे यहाँ पे इस तरीके से, या फिर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हो, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी पढ़ाऊंगा, अभी उसको तो पढ़ाना है ही पूरा। इस तरीके से आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हो, बीच में देखते हो इस तरीके की कुछ एक प्रोटीन होती है, राइट। इस तरीके ये आई कैसे, ये बनी कैसे, ये जो है ये प्रोटीन आई और बनी कैसे इस पे, आप जरा सोचिए। दोनों प्रोटीन का एक कॉमन सीक्वेंस रहा होगा, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पर एक आपका क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, वही जीन एक्सप्रेस होता है, वही जीन एक्सप्रेस होने के बाद क्या बना देता है, mRNA। mRNA क्या बनाता है आपका, जल्दी बताइए, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन बनाता है। यही प्रोटीन जाकर के एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, राइट, इसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये प्रोटीन आई कैसे, देखिए यही था मेन कॉज, ये मेन आपको बता रहा हूँ मैं लिंक करके। ये बेसिकली आपकी सेल में ही एक्सप्रेस हुई थी और ये इस तरीके से आई और यहाँ पे आकर के एम्बेड हो गई। सिमिलरली मैं सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस की बात करूँ, ठीक है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होता है या बाहर ज़्यादा होता है, चलिए वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो उसमें सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस और थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा हर साइकिल में पोटेशियम कितना अंदर जाता है और सोडियम कितना बाहर जाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस आया कैसे, तो ये आपकी सेल है, फिर यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, जीन एक्सप्रेस हुई, उस जीन ने क्या बनाया, ये कॉमन पैटर्न याद रखिए, mRNA बनाया। mRNA क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, यही प्रोटीन जाकर के एम्बेडेड हो जाता है, राइट। ये प्रोटीन ऐसे आया होता है। तो ये सब भी मैं प्रोटीन में बताऊंगा। प्रोटीन में फिर मैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट बताऊंगा, फिर आपका फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन तो बताऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन होती है कोलेजन, ठीक है, कोलेजन को भी एक्सप्लेन करूंगा। देन आई विल एक्सप्लेन यू हीमोग्लोबिन, राइट, हीमोग्लोबिन भी एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज द हीम प्रोटीन जो इसमें पाया जाता है, ठीक है। हीम प्रोटीन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अगला देखिए भाई, फैट्स। फैट्स में तो भाई अब क्या ही बताएं, फैट्स में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, कुछ आपको ऐसी चीज़ भी एक्सप्लेन करूंगा जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, जिसमें से सवाल भी आए हुए हैं, ठीक है। इस पर मैं आपको थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड टेस्ट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो बीमारी में होता है, ठीक है। एक आपको LDL भी थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, और HDL भी बताऊंगा, डरिए मत टर्मिनोलॉजी से। LDL क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और HDL क्या है, तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, राइट। फैट्स में फिर उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, फैटी एसिड्स की बात करेंगे, ठीक है। इसी में मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो मैं सेल बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा ही, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ये वाला स्ट्रक्चर देखे हो ना आप, इस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स, राइट, इस तरीके से किंक भी होती है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा फैट्स में, राइट। अभी आप समझते चलिए कि क्या क्या पढ़ना है, आप पढ़ते सब चले जाते हैं और यही गलती हो जाती है, ठीक है। रिएक्शंस मत पड़ेगा इसमें, कुछ भी मत पड़ेगा, लंबी चेन्स हैं बहुत सारी, क्या क्या पढ़ेंगे आप। फिर थोड़ा सा मैं इसमें सोप्स भी बताऊंगा, ठीक है, सवाल आया हुआ है, और केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आया हुआ है, ठीक है। इससे चलिए अगला है न्यूक्लिक एसिड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूक्लिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे चैनल पे आप बने हुए हैं, मेरे चैनल पे आप फिर आएंगे, देखिएगा इससे सवाल आने वाला है, और आप कमेंट करेंगे हाँ सर आपने सही बोला था, सर भैया जो भी बुलाते हैं आप मुझे, हाँ बिल्कुल आया हुआ था सवाल इससे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स का जब नाम लें तो वही बेसिकली DNA है और आपका RNA है, ठीक है। और DNA और RNA में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, जो आप कॉन्सेप्ट बिगाड़े हुए हो, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3.5 साल से, और बच्चों से जब पूछता हूँ कि DNA और जीन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो यकीन मानिए वो स्टक हो जाते हैं, राइट, दे गेट स्टक एंड स्टार्ट वॉचिंग एट माई नोज। स्ट्रक हो जाते हैं और देखने लगते हैं मुझे ध्यान से कि भाई ये क्या पूछ दिए। DNA और जीन, और जो बताते हैं उनको लगता है कि वो बहुत ओवर स्मार्ट है, उनको सब पता है। जीन को बोलते हैं कि ऐसे DNA है अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट, तो इसके अंदर जो एक यूनिट होती है, ठीक है, एक छोटी सी यूनिट होती है पर्टिकुलरली, उसी को हम लोग जीन बोलते हैं। रॉन्ग माय डियर फ्रेंड, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और यकीन मानिए अगर आपका जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है
तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा रिगार्डिंग न्यूक्लिक एसिड्स और पूरी मोल बायोलॉजी आप गड़बड़ा दोगे, राइट। तो इसमें मैं बेसिक्स भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, न्यूक्लिक एसिड से भी रिलेटेड कुछ टेस्ट बताऊंगा। याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें, न्यूक्लियोटाइड्स भी मैं समझाऊंगा जब डीएनए बताऊंगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स की मेटाबॉलिज्म मत पढ़िएगा, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड्स की मेटाबॉलिज्म मत पढ़िएगा। तो मैं न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट भी करूंगा, राइट। अगला वीडियो न्यूक्लिक एसिड पे ही आएगा और अब वीडियो सीरीज में चलेंगी बायोकेमिस्ट्री की, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ चुका है इस चीज़ को लेकर के कि सर आप वीडियोस जो है सिस्टमेटिकली नहीं बना रहे हैं। दोस्त मैं वीडियो बनाना चाह रहा था इस तरीके से कि जो है पहले टेक्निकल टॉपिक्स को ख़त्म किया जाए, इसके बाद जो मैं टॉपिक ले आने वाला था ना वो आइसोलेशन एंड स्टरलाइजेशन टेक्निक्स पे लाने वाला था, क्योंकि उससे भी आप लोग, उसके बाद में न्यूमेरिकल माइक्रोबायोलॉजी पे थोड़ा सा जो है ले आना चाह रहा था वीडियो कि न्यूमेरिकल नहीं लग पाता है भाई, बैक्टीरिया इतने टाइम में इतना डिवाइड कर जा रही है तो ये कितना आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। लेकिन जब आप लोगों ने बोल दिया सिस्टमेटिकली, देन आई शैल स्टार्ट विद बायोकेमिस्ट्री, राइट। और इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ेंगे, आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप भूल जा रहे हैं तो मैं आपको रिमाइंड करने के लिए तो हुई, मैं आपको रिमाइंड करूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जितनी चीज़ें मैंने लिखी है इसको नोट कर लीजिए। अगली वीडियो न्यूक्लिक एसिड पे बहुत जल्द आ रही है, परेशान मत होइए। जो वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही हैं उस सब की प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप आराम से देख लोगे, ठीक। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। वीडियो को एंड तक देखेंगे ही नहीं, फिर इसी बात को आप दूसरी जगह सर्च करेंगे, तीसरी जगह सर्च करेंगे, तो फिर क्या मतलब है। और भाई जब एक टीचर को पकड़ो ना तो एक ही से कॉन्सेप्ट बनाओ। तुम 50 टीचरों को अगर पकड़ने लगे ना तो वो कॉन्सेप्ट जो बना है वो रप्चर होने लगेगा धीरे धीरे, तुमको पता नहीं चलेगा, वो रप्चर होने लगेगा। इस माई एक्सपीरियंस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा खुद रप्चर हुआ है। जीन के कॉन्सेप्ट को समझने में मेरा 2.5 साल चला गया, जिसकी वजह से मेरी मोल बायोलॉजी बहुत वीक हो गई थी। लेकिन अब यकीन मानिए मेरा, पढ़िएगा मुझसे, पता चलेगा मोल बायोलॉजी मेरी कितनी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस। वैसे बायोकेमिस्ट्री भी अच्छी है। चलिए फिर चलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए।